बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये मल्टीपल टाइम बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं पूरी बुक में से सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस निकालूं तो ये उनमें से एक टॉपिक है। ईजी है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंटली आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक इस लेक्चर को देखना है और जितनी भी मैं यहाँ पे हेडिंग्स लगाऊंगा और जिस तरीके से मैं यहाँ पे डेरिवेशन करूंगा आपने सेम उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। और स्टूडेंट्स, दूसरा ये कि आप में से काफी लोगों ने जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट मेरी आने वाली जो वीडियोज हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट मैंने जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, स्पेशली ट्रिकी एमसीक्यूज का सॉल्यूशन जो है वो इस चैनल पे अपलोड करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आप अच्छी तैयारी कर सकें बोर्ड एग्जाम के लिए। जी तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स और हमने वर्क की कैलकुलेशन की दो मेथड से, एक था एनालिटिकल मेथड, दूसरा था ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने देखा कि अगर फोर्स वेरी कर रही हो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में तो वर्क किस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि हमारे पास जो पाथ है, कंप्लीट पाथ, उसके हम पैचेस बनाते हैं और हर एक पैच के लिए हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होती है। हर पैच का वर्क कैलकुलेट करते हैं, एट द एंड हम सारे पैचेस का जो वर्क होता है उसे ऐड कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास टोटल वर्क आता है। और अगर हम इस तरीके से एक्यूरेट वर्क लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पैचेस हैं दैट शुड बी टू स्मॉल दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पैच शुड अप्रोच जीरो, कि हर पैच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए, यानी नियरली जीरो, या आप बहुत छोटी वैल्यू आप कह सकते हैं कि होनी चाहिए। जी तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड स्टूडेंट्स क्या है? स्पेस और रीजन अराउंड अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को हम डिफाइन करेंगे। वैसे हर प्लैनेट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सो स्पेस और रीजन अराउंड अर्थ at which it exert force of gravity on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ क्या एग्जर्ट करे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो स्पेस या वो रीजन अर्थ के अराउंड, अर्थ के अराउंड वो बाउंड्री आप कह सकते हैं, अर्थ के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन, वो बाउंड्री जहां तक अर्थ क्या एग्जर्ट करे? ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैस एम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, उस रीजन या उस स्पेस या उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो डेफिनेशन क्या है? स्पेस और रीजन अराउंड अर्थ एट विच इट एग्जर्ट, अर्थ एग्जर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, इसी सेम टॉपिक के अंदर हमने प्रूव करना है कि जो वर्क होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और अगर किसी फील्ड के अंदर वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे तो ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है कंजर्वेटिव फील्ड को। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? द फील्ड in which work done on a body does not depend upon the path। सो अगर हमारा वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहे तो ऐसे फील्ड को हम क्या नाम देंगे? कंजर्वेटिव फील्ड। सो ऐसा फील्ड जिसमें जो वर्क है किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या हो? डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। वो वर्क हमारा पाथ पे डिपेंड ना करे, यानी जिस मर्जी पाथ से हम वर्क परफॉर्म करें हमारा वर्क एक जैसा रहना चाहिए। तो अगर हमारे पास डिफरेंट पाथ से एक ही वर्क आ रहा हो तो हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, और ऐसे फील्ड को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फील्ड। या इसमें एक और डेफिनेशन भी यहां पे ऐड हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जो क्लोज पाथ में वर्क है
किसी फील्ड के अंदर अगर वो जीरो आ जाए तो उसे भी हम कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। सो दूसरी डेफिनेशन है वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ये दोनों कंडीशंस आपने याद रखनी है। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कंजर्वेटिव फील्ड की दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? द फील्ड इन विच वर्क डन ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। एक ऐसा फील्ड जिसमें जो वर्क है किसी भी बॉडी के ऊपर जो आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो पाथ पे डिपेंड ना करे, यानी तमाम पाथ से वर्क सेम आए। या दूसरी डेफिनेशन है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। या क्लोज पाथ के अंदर आप वर्क परफॉर्म करके देखते हैं, ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? जीरो। तो ऐसे फील्ड को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फील्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैं ऐड करूंगा। जी, तो पहली एग्जांपल तो हमारे पास होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, और यही हमने आज के टॉपिक में प्रूव करना है। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी हमारे पास हो गई स्प्रिंग फील्ड या इलास्टिक फोर्स कह सकते हैं आप, इलास्टिक स्प्रिंग। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है। लेटर ऑन हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का कंपैरिजन भी करेंगे। सो यहां से दो डेफिनेशंस याद रखनी है कंजर्वेटिव फील्ड की, कि ऐसा फील्ड जिसमें वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, या ऐसा फील्ड जिसके अंदर जो क्लोज पाथ में वर्क है स्टूडेंट्स वो क्या रहना चाहिए? हमारे पास जीरो आना चाहिए। तो ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। जी, तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉजिटिव वर्क कब होता है और नेगेटिव वर्क कब होता है। जी, तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव वर्क की हेडिंग लगाई मैंने और साथ ही मैंने नेगेटिव वर्क की हेडिंग लगाई। प्रीवियसली हमने देखा फर्स्ट टॉपिक के अंदर कि वर्क पॉजिटिव होता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन हो, और वर्क नेगेटिव होता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन का जब भी हम जिक्र करेंगे एंगल 180 होगा, और सेम डायरेक्शन की जब भी हम बात करेंगे एंगल 0 होगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगती है किसी भी बॉडी के ऊपर। जैसे मेरे पास ये एक मैस है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है डाउनवर्ड। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये किस तरफ जाएगा स्टूडेंट्स? ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटी का वर्क होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसके ऊपर जो वर्क होता है बाय द ग्रेविटी, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। और इसी तरह अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को स्टूडेंट्स अपवर्ड थ्रो करूं, ऊपर की तरफ थ्रो करूं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, लेकिन इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ऐसे केस में एंगल क्रिएट हो रहा है 180, और ऐसे केस में जो वर्क लिया जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो वर्क नेगेटिव, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो वर्क पॉजिटिव। तो यहां पे हमने पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क को डिफाइन करना है इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम क्या क्या लिखेंगे यहां पे? इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर तो किसी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है स्टूडेंट? इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो दैट वर्क और वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज सेड टू बी पॉजिटिव। और इसमें मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूं कि डाउनवर्ड मोशन में जब आप किसी चीज को ड्रॉप करेंगे फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क परफॉर्म करेगी स्टूडेंट्स वो क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड है, तो वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव। इसी तरह नेगेटिव वर्क क्या होगा स्टूडेंट्स? इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, इज इन अपोजिट डायरेक्शन,
ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स किसके अपोजिट होना चाहिए स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट। तो ऐसे केस में हमारे पास जो वर्क होगा बाय द ग्रेविटी दैट इज टेकन एज नेगेटिव। और ये आप एग्जांपल याद रखें कि आप जब किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपवर्ड थ्रो करने पे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, तो एंगल 180 क्रिएट होता है। आप चाहें तो इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एफ डी कॉस, दूसरे केस में एंगल 180 होगा, लिहाजा ये आंसर आएगा माइनस एफ डी। कॉस 180 का आंसर जो है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है -1। इसी तरह ऊपर वाले केस में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं एफ डी कॉस 0 डिग्री, तो उसका आंसर आएगा प्लस एफ डी। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग लगाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की, देन कंजर्वेटिव फील्ड में दो डेफिनेशंस लिखेंगे, एग्जांपल ऐड करेंगे, पॉजिटिव वर्क लिखेंगे, नेगेटिव वर्क लिखेंगे। अब हम कंसिडरेशन पे आएंगे, उसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे और डेरिवेशन करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ये आपके पास एक्सप्लेनेशन है। कंसिडर अ बॉडी ऑफ mass m displaced from point A to B। लेट से हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, उसे स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं A से B। एक A पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? B। तो हम A से B तक डिस्प्लेस कर रहे हैं थ्रू वेरियस पाथ। हमारे पास 3 डिफरेंट पाथ यहां पे हम लेंगे, वेरियस पाथ, डिफरेंट पाथ हैं एज शोन इन फिगर। और वो पाथ यहां आप फिगर में दिखाएंगे, शो करेंगे। तो अब देखें ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है और जो एंडिंग पॉइंट है वो बी। तो हमने किसी बॉडी को ए से बी तक लेके जाना है। एक पाथ तो हमारा ये जो जिगजैग पाथ आपको नजर आ रहा है, वेरिएबल पाथ, ये हो गया, जिसको मैंने दोबारा नीचे भी ड्रॉ किया होगा। दूसरा पाथ स्टूडेंट्स हमारा ये है कि हम क्या करते हैं, ए से सी लेके जाते हैं। लेट्स से हमारे पास ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये सी। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम ए से सीधा चले जाते हैं किसके ऊपर? सी के ऊपर जी। फिर हम सी से बी, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो ए से स्टार्ट होगी और बी पे खत्म होगी। तो पहला रूट हमारा, पहला पाथ हमारे पास क्या है कि ये जो जिगजैग पाथ आपको नजर आ रहा है। दूसरा पाथ हमारे पास है ए से सी, देन सी से बी, बी पे पहुंचना है आपने। तीसरा हमारे पास जो पाथ यहां बन सकता है स्टूडेंट्स, वो ये बन सकता है कि आप ए से ऐसे ऊपर चले जाएं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं डी का, और फिर आप डी से आगे चले जाएं किस पे? पॉइंट बी पे। तो यहां पे मैं पाथ मेंशन कर लेता हूं। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि ए से सी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डी। सिमिलरली डी टू बी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स, वो भी क्या लिया जाएगा? वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास डी लिया जाएगा। सेम डिस्प्लेसमेंट है ये हॉरिजॉन्टली। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम सी से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस हाइट एच के इक्वल होगा जी। तो हमारे पास डिफरेंट पाथ हैं, इनको हम मेंशन करते हैं। लेट्स से हमारे पास, हम सबसे पहले जो पाथ लेते हैं वो ये वाला लेते हैं, पाथ 1, ए टू सी, देन सी टू बी। तो ये मुकम्मल हमारे पास पाथ 1 है, यानी सी टू बी ये जो पोर्शन है ये भी पाथ 1 का ही पोर्शन है। पहले हम ए से सी जाएंगे, देन सी से बी जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पाथ है स्टूडेंट्स, वो है ए टू डी। लेट्स से ये हमारे पास पाथ 2 है। फिर डी पे पहुंचने के बाद हम बी पे चले जाते हैं, यानी पहले हम ऐसे जाते हैं ए टू डी, देन हम डी से बी जाते हैं। तो पाथ 2 हमारा कहां से शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स? ए से, डी से होता हुआ बी तक जाएगा। ये हमारे पास पाथ 1 है जी, 1। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास पाथ 2 है। तो ये जो जिगजैग पाथ है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है पाथ 3।
और लेट से किसी इंस्टेंट पे अगर कोई बॉडी यहां पे है जिसका मैस m है तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये बात आपने याद रखनी, और फोर्स हमारी वेट के इक्वल होगी इस केस में। तो लेटर ऑन हम नीचे वाली डायग्राम को भी समझेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट पाथ हैं। एक बॉडी को हमने ए से बी तक लेके जाना है, एक पाथ है ए सी बी, दूसरा पाथ है ए डी बी, तीसरा पाथ हमारे पास है ए टू बी, जिगजैग पाथ। तो ये 3 डिफरेंट पाथ से हम बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे। अब हमें प्रूव ये करना है कि हम तीनों पाथ पे वर्क कैलकुलेट करेंगे, इस पाथ से एसीबी, फिर एडीबी पाथ से, फिर एबी पाथ से, और हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, हमारा हर दफा आंसर सेम आएगा। और अगर हमारा आंसर तीनों पाथ के ऊपर सेम आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर अंदर, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या क्लोज पाथ में जो वर्क है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, वो 0 आएगा जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं वर्क की, किस पाथ के ऊपर? एसीबी पाथ के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। जी सबसे पहला हम पाथ लेते हैं, पाथ 1 जो हमारे पास है एसीबी। जी स्टूडेंट्स, एसीबी पाथ को अगर आप देखें तो जो वर्क है हमारे पास, वर्क ऑन पाथ एसीबी इज इक्वल टू, दैट कैन बी रिटन एज, इसे हम 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं। एसीबी पाथ हमारा मुकम्मल है तो ए से सी प्लस वर्क फ्रॉम सी टू बी। एक बात और याद रखिएगा, यहां वर्क हमने कौन सी फोर्स की वजह से देखना है? ग्रेविटेशनल फोर्स जी। तो स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम ए टू सी, इसमें हमारे पास फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट ए से सी देखें डी है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो 90 है। अब आप हैरान होंगे कैसे? देखें स्टूडेंट्स, यहां 2 तरह का वर्क है। एक वर्क है कि जो हम खुद फोर्स लगाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ है, तो हमारा वर्क तो होगा पॉजिटिव और मैक्सिमम। लेकिन वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जब हम वर्क निकालेंगे, लेट से हमारे पास यहां एक मैस m रखा हुआ है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, और स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो क्या एंगल क्रिएट होगा? 90। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आपने एंगल देखना, तो हॉरिजॉन्टल स्टेप के ऊपर जब भी आप वर्क निकालेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या लिया जाएगा? 0। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि हॉरिजॉन्टल स्टेप के ऊपर सीधा जब आप किसी बॉडी को आगे लेके जाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से जो वर्क है वो 0 ही होगा। क्यों? ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, एंगल 90 क्रिएट हो रहा है। इसी के साथ स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम सी टू बी, अब सी से बी हम वर्क निकाल रहे हैं, तो उसमें हम लिखेंगे एफ, जो फोर्स लगेगी ग्रेविटी की, और जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स वो हाइट के इक्वल है, तो उसे हम लिखेंगे एच इंटू कॉस, एंगल बनेगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। क्यों 180? क्यों? देखें हम लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लग रही, तो दोनों ऑपोजिट है, इस वजह से एंगल क्या आएगा स्टूडेंट्स? 180 आएगा। अब देखें यहां पे cos 90 की वजह से ये सारा वर्क हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का आंसर 0 आता है। फोर्स इस केस में वेट के इक्वल हो जाएगी, हाइट पे जाते हुए फोर्स वेट के इक्वल होती, तो mg, और ये आ जाएगा h, ये हाइट एज इट इज, फोर्स की जगह mg लिखा, और cos 180 -1, और यूं हमारे पास स्टूडेंट्स जो वर्क आएगा किस पाथ से? एसीबी पाथ से, वो क्या आएगा? वो आएगा -mgh जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम वर्क निकालेंगे एडीबी पाथ से, फिर हम वर्क निकालेंगे एबी पाथ से, तो देखेंगे उसके लिए भी हमारे पास जो आंसर है वो सेम यही आएगा। तो उसके लिए आप इस व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि नेक्स्ट जो है वो हम इस साइड पे डेरिवेशन कर सकें जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम वर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं किस पाथ का? एडीबी पाथ का। तो हमारे पास जो वर्क है एडीबी पाथ का, उसे हम लिखते हैं वर्क इन पाथ 2। पाथ 2 हमारे पास कौन सा पाथ है स्टूडेंट्स? एडीबी। देख सकते हैं आप, ए से डी देन बी, तो वर्क जो है वो एडीबी पाथ के ऊपर क्या होगा?
वो लिखा जाएगा वर्क फ्रॉम ए टू डी देन बी इज इक्वल टू, इसे भी दो हिस्सों में स्प्लिट कर लें। पहला वर्क होगा ए टू डी, फिर होगा डी टू बी। जी तो स्टूडेंट्स इसे हम लिखेंगे वर्क फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क फ्रॉम डी टू बी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले दो हिस्सों में क्या किया, स्प्लिट किया। जी तो स्टूडेंट्स इसे हम अब किस तरह लिखेंगे, देखें ए टू बी ए डी बी, जो वर्क है हमारे पास वो इक्वल आएगा ए टू डी। ए से डी देखें हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और ए से डी उतना ही हाइट है जितना सी से बी, यानी कि ये एच हाइट है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा एच हो गया, जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है, तो एंगल क्या बनेगा 180। तो यहां पे हम लिखेंगे एफ डी, डिस्प्लेसमेंट की जगह एच लिखेंगे, इंटू कॉस, कौन सा एंगल लेंगे 180, प्लस डी टू बी। अब डी टू बी देखें हॉरिजॉन्टल स्टेप है, जा रहे हैं हम आगे की तरफ, और ग्रेविटी की जो फोर्स है वो स्टूडेंट्स किस तरफ लग रही है, वो लग रही है नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है आगे की तरफ। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है 90 डिग्री। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे एफ डी। ऐसे केस में देखें डिस्प्लेसमेंट तो डी है, लेकिन एंगल हमारा क्या बन रहा है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किस पाथ से कैलकुलेट किया, अपना वर्क कैलकुलेट किया एसीबी पाथ से। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वर्क फ्रॉम ए डी बी और पाथ ए डी बी इज इक्वल टू, एफ की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स एम जी, आगे एच मौजूद है, फोर्स वेट के इक्वल हो जाती है एम जी एच, कॉस 180 हमारे पास -1, प्लस ये पार्ट 0 होगा क्योंकि कॉस 90 आ गया, जहां कॉस 90 मल्टीप्लाई हो आंसर सारा 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस पाथ से जो वर्क आया एडीबी पाथ से, वो क्या आएगा, वो आएगा -mg इंटू एच। तो देखा आपने कि हमारे पास अगेन जो वर्क है वो सेम ही रहा, दूसरे पाथ से भी हमारे पास वही सेम वर्क आया जो पाथ 1 से आया था। तो सो फार हमने दो पाथ से वर्क कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे पास रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। तो तीसरे पाथ के लिए जो वर्क है उसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं इस साइड पे करूंगा, वो थोड़ी सी लेंथी है, डिफरेंट स्टेप है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, पहले तो हम हेडिंग लगाएंगे वर्क डन इन पाथ 3, यानी कि कौन सा पाथ, ए बी पाथ, डायरेक्ट हमारे पास जो ए से बी पाथ है दैट इज अ वेरिएबल पाथ। अब यहां पे वो पिछले लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये पाथ हमारा वेरिएबल पाथ है, ये वाला पाथ। तो वेरिएबल पाथ है तो यहां फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, और हम जानते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो हमें अपने पूरे पाथ को डिवाइड करना पड़ता है पैचेस में। तो स्टूडेंट्स ए से बी जो पाथ है इसे पैचेस में डिवाइड करें, हॉरिजॉन्टल स्टेप फिर वर्टिकल स्टेप। स्टूडेंट्स ऐसे स्टेप बनाने जैसे स्टेयर होती है, सीढ़ी होती है, पहले सीधा आगे जाना है, फिर ऊपर, फिर आगे, फिर ऊपर, फिर आगे, फिर ऊपर, आगे ऊपर, ऐसे आप स्टेप बनाते जाएं। नीचे भी आना पड़ेगा आपको, इस ग्राफिकल लाइन के आगे पीछे रहना है आपने, यूं आपके पास n स्टेप्स बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हर स्टेप की जो हाइट है यहां पे वो मैं क्या लेता हूं, ये जो हाइट है इसे मैं लिखता हूं डेल्टा y1। जी ये वर्टिकल स्टेप की हाइट है, ये भी याद रखिएगा डेल्टा y1। दूसरा जो मेरे पास वर्टिकल, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो स्टेप है इसकी हाइट डेल्टा y1। ये जो दूसरा स्टेप है इसकी हाइट मेरे पास है स्टूडेंट्स डेल्टा y2। फिर ये जो तीसरा स्टेप आपको नजर आ रहा है डेल्टा y3, अप टू सो ऑन, जो मुझे ये लास्ट स्टेप नजर आ रहा है इसकी स्टूडेंट्स जो हाइट है वो क्या लूंगा मैं yn। ये xy प्लेन के अंदर है जी। तो ये हर स्टेप की एक हाइट है। हॉरिजॉन्टल स्टेप का डिस्प्लेसमेंट मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जब आप आगे जाएंगे हॉरिजॉन्टली तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, एंगल 90 होगा, यहां वर्क हो जाएगा 0। यानी कि यहां दो तरह के स्टेप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स जितने भी हैं उन सबका वर्क 0 होगा, क्यों, क्योंकि एंगल 90 बनेगा, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो ये हॉरिजॉन्टल स्टेप था एंगल 90, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप था एंगल 90। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का वर्क क्या होगा 0 होगा। तो हमें जस्ट कैलकुलेट करना है वर्क ऑफ वर्टिकल स्टेप्स। तो यहां मैं लिखता हूं कि जो मेरे पास वर्क है ए बी पाथ के ऊपर वो इक्वल होगा वर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स प्लस
मेरे पास जो वर्क है वो किसका, हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का प्लस वर्क ऑफ वर्टिकल स्टेप्स। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो हमारे पास वर्क है हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का स्टूडेंट्स वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री बनेगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का वर्क हो गया जीरो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अब हमारे पास वर्क होगा हॉरिजॉन्टल स्टेप का तो वर्क जीरो हो गया, तो वो वर्क टोटल वर्क इक्वल होगा वर्टिकल स्टेप्स के। तो हमें अब करना क्या है स्टूडेंट्स, वर्टिकल स्टेप्स का वर्क कैलकुलेट करना है और सारे वर्टिकल स्टेप्स का वर्क ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क। जी तो स्टूडेंट्स फॉर स्टेप वन का हम वर्क कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आएगा वर्क वन एफ डी कॉस 180 डिग्री। ये मैं वर्टिकल स्टेप की बात कर रहा हूं, यहां से जिसकी विड्थ जो है या डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई वन है, नीचे से ऊपर जाना है आपने, तो क्योंकि ऊपर जाना है ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है तो एंगल 180 बनेगा। स्टूडेंट्स इसमें जो फोर्स हम लेंगे अगेन वो होगा हमारा वेट mg, और डिस्प्लेसमेंट इस वक्त हमारे पास पहले स्टेप का y1 है और cos 180 -1 है, और यूं हमारे पास जो पहले स्टेप का वर्क होगा स्टूडेंट्स वो होगा माइनस mg इंटू डेल्टा y1। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आपने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स फॉर स्टेप 2, देन फॉर स्टेप 3, देन फॉर स्टेप n। तो फॉर स्टेप 2 अगर हम स्टेप 2 के लिए देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, माइनस mg इंटू डेल्टा y2 एंड सो ऑन फॉर स्टेप n। आप तीसरे स्टेप के लिए भी लिख सकते हैं। अब आपको समझ आ गई कि पहले स्टेप के लिए डेल्टा y1, दूसरे के लिए डेल्टा y2, तीसरे स्टेप के लिए डेल्टा y3, अप टू सो ऑन। n स्टेप के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा माइनस mg डेल्टा बाय n। तो यूं हमारे पास स्टूडेंट्स जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क वो कैसे लिखा जाएगा, वो टोटल वर्क हमारे पास आएगा वर्क ऑफ स्टेप 1 प्लस वर्क ऑफ स्टेप 2 प्लस वर्क ऑफ स्टेप 3 अप टू सो ऑन प्लस वर्क ऑफ स्टेप n। तो जितने भी हमारे पास स्टेप्स हैं यहां पे, जितने भी वर्क हमने हर स्टेप के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना है, उन तमाम स्टेप्स के वर्क को क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड कर लेंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेप 1 का वर्क था वो क्या था, माइनस mg इंटू डेल्टा 1 प्लस इंटू माइनस mg इंटू डेल्टा y2। ये वर्क 2 आ गया हमारे पास। इसी तरह वर्क 3 ऐड करेंगे, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। जो लास्ट स्टेप है हमारे पास उसका वर्क आएगा माइनस mg इंटू डेल्टा yn। और यूं हमारे पास स्टूडेंट्स अगर इसमें से mg कॉमन ले लिया जाए, माइनस mg कॉमन ले लिया जाए, तो हमारे पास ये जो स्टेप्स हैं डेल्टा y1, देखें माइनस mg मैंने कॉमन ले लिया तो यहां रह जाएगा y1, यहां रह जाएगा डेल्टा y2, अगले स्टेप में क्या रह जाएगा डेल्टा y3 अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा yn। स्टूडेंट्स ख्याल करना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे यहां हम स्टेप्स की हाइट ऐड कर रहे हैं तो यहां प्लस लिखा है मैंने, अगेन जब लास्ट वैल्यू लिखेंगे उससे पहले आप प्लस लिखेंगे। सो इसका मतलब इनके बिटवीन जितने भी वैल्यूज हैं वो भी इनमें ऐड हो रही हैं। सो अब डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस डेल्टा yn, ये सब स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, यहां से हम देख सकते हैं। अगर मैं y1 में y2 को ऐड करूं अप टू सो ऑन yn तक, ये सारे वर्टिकल स्टेप्स की हाइट ऐड करूं तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास बनती है टोटल हाइट, जो कि यहां से लेकर यहां तक बनेगी जी, जिसे हम टोटल हाइट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जा रही है प्लस डेल्टा yn, ये इक्वल आएगा किसके, h के। तो जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं वर्टिकल स्टेप्स, उन सब की
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे तो वो टोटल हाइट बनेगी। और यूं ये जो हमारे पास टोटल वर्क है ये किस पाथ का है, ए बी पाथ का, और हमारे पास ये जो ए बी पाथ का टोटल वर्क आया स्टूडेंट्स वो क्या आया, माइनस एम जी एच। और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 सेम रिजल्ट मिला हमें। हमने क्या किया, हमने एक बॉडी को डिस्प्लेस किया पॉइंट ए से बी तक थ्रू वेरियस पाथ, 3 डिफरेंट पाथ से हमने किया, और हर एक पाथ से हमने वर्क कैलकुलेट किया। तो हमारा वर्क का जो आंसर है वो क्या रहा स्टूडेंट, सेम। तो आप यहां पे लिखेंगे रिजल्ट आपने लिख लेना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट work is same through all 3 different paths. So we can say that in gravitational field work is independent of the path followed. तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इस पूरे लेक्चर को आप तसल्ली से पेशेंटली देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन कंजर्वेटिव फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, एंड देन हम प्रोसीड करेंगे पावर के टॉपिक को।